अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 9th चैप्टर 2 के अंदर बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स में से अब हमने जो स्टेप्स पढ़ लिए हैं उनसे नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे, दैट इज एक्सपेरिमेंटेशन। 3 टॉपिक हैं शॉर्ट से। एक्सपेरिमेंटेशन, अब तक अगर हम बात करें तो हमने जो बात अब तक स्टडी की है उसके अंदर हमने सबसे पहले स्टडी किया था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, इसकी रिकॉग्निशन। उसके बाद हमने पढ़ा ऑब्जर्वेशन करना, उसके बाद हमने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन सीखी, उसके बाद हमने डिडक्शन बनाई, और आज हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, दैट इज एक्सपेरिमेंटेशन, जो कि तजर्बा कहलाता है। यानी अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपके पास आएगा एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट और तजर्बा का जो तजर्बा है दैट इज नोन एज एक्सपेरिमेंट, और उसका जो अमल है एक्सपेरिमेंटेशन कहलाएगा, प्रोसेस कहलाएगा एक्सपेरिमेंटेशन। तो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है कि एक्सपेरिमेंटेशन क्या है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की थी कि जब ऑब्जर्व कर लेते हैं, हाइपोथेसिस बना लेते हैं, डिडक्शन कर लेते हैं, तो फिर उसको अब एक्सपेरिमेंट की तरफ जाते हैं। इफ एंड देन लॉजिक में जाके हमारे पास एक ऑप्शन निकलती है एक्सपेरिमेंटेशन की। तो द बायोलॉजिस्ट परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑन द डिडक्शंस विच आर ड्रॉन फ्रॉम द हाइपोथेसिस। तो यहां पे क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स आर ड्रॉन एक्सपेरिमेंट्स किस पे किए जाते हैं, ऑन डिडक्शंस। और डिडक्शन पे एक्सपेरिमेंट करने के नतीजे में, और ये डिडक्शन जो है ये कहां से ली जाती हैं, फ्रॉम एक्चुअली हाइपोथेसिस से। तो हाइपोथेसिस से जो डिडक्शन ड्रॉन की जाती हैं उन पर एक्सपेरिमेंट का अमल जो है वो किया जाता है। मतलब उस पर अब तजर्बात से गुजारा जाता है, ये चेक करने के लिए कि हमारे जो ख्यालात हैं, हमारी जो मफरूज़े हैं, हमारे जो नज़रियात हैं, मतलब जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारा मुशाहदा था, हाइपोथेसिस हमारा मफरूज़ा था, इसको हमने कहा था कि ये हमारा मुशाहदा है, हाइपोथेसिस ये हमारा मफरूज़ा होता है, डिडक्शन हमारा नज़रिया होता है, एक्सपेरिमेंट हमारा तजर्बा होता है। तो हाइपोथेसिस से जो डिडक्शन ड्रॉन की जाती हैं उनको एक्सपेरिमेंट के अमल से गुजारा जाता है। इसका हमें बेनिफिट क्या होता है, ये असल में हमें सबसे मेन चीज़ ये है कि ये हमें किसी भी हाइपोथेसिस की जो श्योरिटी है, जो यकीन है, जो उसका ट्रू और फॉल्स कंडीशन है, ये हमें उसके बारे में क्लैरिटी देता है। यानी ये हमें सुजेस्ट करता है कि डज दिस हाइपोथेसिस इज़ वर्केबल और नॉट वर्केबल, कि ये हाइपोथेसिस जो है ये इस काबिल है कि इस पे काम किया जाए, या ये इस काबिल नहीं है तो इसको फिर छोड़ दिया जाए। तो क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं किस पर, और याद रखिएगा ये एक दफ़ा नहीं कि एक एक्सपेरिमेंट की और पूरा हो गया, आप इसे रिगोरस करते हैं। रिगोरस टेस्टिंग, बार बार तजर्बात के अमल से गुजारना, बार बार चेक के अमल से गुजारना, और उसके नतीजे में जो डाटा है वो हमें बताता है कि आपकी हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। अब सिंपल सी बात है, अगर आपकी हाइपोथेसिस जो है वो इस काबिल है, वो ट्रू है,
तो अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, आप उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जो हाइपोथेसिस आपके टेस्टिंग प्रोसेस पे पूरी आती है, जिसमें आप रिजल्ट गेन कर रहे होते हैं, दीज डिडक्शंस आर टू बी एक्सेप्टेड एंड द डिडक्शंस विच आर नॉट गिव द रिजल्ट, जो गिव रिजल्ट ना दे, नॉट गिव द रिजल्ट्स, और जो रिजल्ट्स नहीं देती उनको आप क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। जी, ये दो सिचुएशंस होती हैं। तो ऐसे हाइपोथेसिस जिनके अंदर आपको एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट मिल रहे होते हैं, आप उससे डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, गेन कर रहे होते हैं, उनसे वहाँ पर आपको जो डिडक्शंस हैं, जो आपका हाइपोथेसिस है, वो एक्सेप्ट होने लग जाती है, और जो आपके मेयार पर पूरी नहीं उतरती वो जो है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। ये एक बिल्कुल सिंपल सी बात थी। तो क्या है इसके अंदर कि बायोलॉजिस्ट जो हैं परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू सी इफ द हाइपोथेसिस आर ट्रू आर नॉट। इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि आपकी हाइपोथेसिस जो है वो दो सूरतें आ सकती हैं कि वो ट्रू है या नहीं है, एक है ट्रू और एक है नॉट। अब सिंपल सी बात है, अगर आपकी हाइपोथेसिस ट्रू है तो इसका मतलब है कि ये एक्सेप्ट में आ जाएगी, ये एक्सेप्ट हो जाएगी, और अगर ये है तो इसका मतलब है ये रिजेक्ट हो जाएगी। सो विच द डिडक्शंस विच आर ड्रॉन फ्रॉम द हाइपोथेसिस, जो डिडक्शन हाइपोथेसिस से ड्रॉन की जाती हैं, आर फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन एंड और पास थ्रू द रिगोरस टेस्टिंग, उसको बार बार टेस्टिंग के अमल से गुजारा जाता है। एंड अल्टीमेटली होता क्या है, थ्रू द एक्सपेरिमेंट्स बायोलॉजिस्ट गेट द डाटा एंड अल्टीमेटली गेट द नॉलेज अबाउट द हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर जो हाइपोथेसिस है उस पर आपके बायोलॉजिस्ट जो हैं वो एक डाटा इकट्ठा करते हैं, उनको डाटा मिलता है, और उससे वो इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि आपकी हाइपोथेसिस ट्रू है या नहीं है। द हाइपोथेसिस that are incorrect, that are not true, that or not give the result, वो हाइपोथेसिस जो रिजल्ट नहीं देती, जो अच्छा आंसर नहीं देती, जो इनकरेक्ट साबित हो जाती हैं, आर रिजेक्टेड, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और उसके उलट द हाइपोथेसिस दैट गिव द रिजल्ट दैट आर करेक्ट, जो सही साबित हों, जो रिजल्ट दें, दे आर एक्सेप्टेड, उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास दो किस्म की चीज जो हैं वो ग्रुप्स आते हैं। याद रखिएगा, एक्सपेरिमेंट के अंदर आपके पास दो ग्रुप होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और एक को हम कहते हैं बेटा कंट्रोल ग्रुप। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? असल में जब भी कोई मेडिसिन या कोई हाइपोथेसिस साबित करनी होती है तो अमूमी तौर पर उसके ऊपर दो राय होती हैं। अमूमी तौर पर ये काम हम मेडिकल शोबे में बहुत ज़्यादा ये काम हो रहा होता है। होता ये है कि इसमें दो ग्रुप बना दिए जाते हैं, पेशेंट्स के दो ग्रुप बना दिए जाते हैं, दोनों पेशेंट कन्फर्म होते हैं। मसलन सपोज यूँ समझ लें कि एक मलेरियल पेशेंट्स के आपके पास 4 मरीज़ आ गए, आपने 2 पेशेंट एक ग्रुप में रख दिए और उसको सपोज आपने नाम दे दिया कंट्रोल ग्रुप का, और दूसरे जो 2 हैं उनको आपने रख दिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, तो उसका नाम रख दिया आपने ई ग्रुप। अब होता ये है कि इस ग्रुप में जो आपका कंट्रोल ग्रुप होता है और जो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, इनको रखा जनरली विद इन द सेम कंडीशन होता है। मतलब अगर कंट्रोल ग्रुप के जो आपके पेशेंट हैं उनको आपने अगर सेपरेट रूम दिया है तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को भी सेपरेट रूम देंगे। अगर आपने इसको एसी लगा के दिया है सपोज, तो इसको भी एसी लगा के देंगे। अगर इसके ऊपर आपने सपोज 2 अटेंडेंट खड़े कर दिए हैं तो इनको भी 2 अटेंडेंट खड़े कर दिए हैं। ज़ाहरल कंडीशन में कोई फर्क नहीं होता दोनों के अंदर। तो बोथ ग्रुप्स आर प्रोवाइडेड
all experimental conditions। तो क्या होता है, provided all experimental conditions। इसमें भी सेम आ गया, प्रोवाइडेड ऑल एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। लेकिन यहां पे आगे एक बात आ गई, एक्सेप्ट, और यहां पे आएगा इंक्लूडिंग। वन वेरिएबल being tested। one variable being tested। दोनों में डिफरेंस चेक करें क्या है, सिर्फ एक लफ्ज का फर्क है। इसमें ऑल कंडीशंस, वो तमाम कंडीशन दी जाएंगी, और इसमें भी तमाम कंडीशंस दी जाएंगी, लेकिन एक्सेप्ट वन वेरिएबल, स्वाय उस एक वेरिएबल के, उस एक चीज़ के, उस एक सब्सटेंस के जिसको आप एक्सपेरिमेंट में चेक करना चाहते हैं, वो आपके एक्सपेरिमेंट ग्रुप को नहीं दिया जाएगा और कंट्रोल ग्रुप को वो दिया जाएगा। ये एक बेसिक डिफरेंस है। अब इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर आपने कभी होम्योपैथ जो डॉक्टर्स होते हैं, कभी आपने उनको मेडिसिन देते हुए देखा हो, तो आप देखिएगा, या कभी नहीं देखा तो आप कोशिश कीजिएगा, दफ़ा चक्कर लगाइएगा, तो आप देखिएगा कि वो आपको 3 किस्म के जो है वो मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एक उनमें उनके पास छोटी छोटी गोलियां होती हैं, उनको डिस्कट्स कहा जाता है। एक उनके पास दाने होते हैं, वो ग्रैन्यूल्स कहलाते हैं, और एक उनके पास पाउडर होता है। अब देखा ये जाता है कि वो होम्योपैथ जो है वो सेम डिस्कट्स, सेम कलर, सेम हर चीज़, वो सबको एक छोटी सी डब्बी में डाल के वो डिस्कट्स जो हैं वो सबको दे रहा होता है। अब एक्चुअली क्या सारे पेशेंट्स की मेडिसिन सेम होती है? नहीं। होता ये है कि एक्चुअली वो जो डिस्कट्स होती हैं और जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये एक्चुअली एक स्वीट मटेरियल, और आमतौर पे जैसे हम चीनी कह देते हैं, स्वीट मटेरियल के बने होते हैं, और इनके अंदर कोई मेडिसिन नहीं होती जब तक वो आपको प्रोवाइड नहीं करता, उससे पहले। अब उसके पास जो है वो डिफरेंट मेडिसिन उसको ड्रॉप्स की शक्ल में उसके पास होती हैं। वो उस डिस्किट को जब उसने आपको मेडिसिन के तौर पे देनी होती है, तो वो क्या करता है, वो एक शीशी के अंदर उन डिस्किट को डालता है, और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो मेडिसिन के ड्रॉप डाल देता है। अब जब जो मेडिसिन उस ड्रॉप, जिस मेडिसिन के ड्रॉप उसके ऊपर डाले जाएंगे, अल्टीमेटली वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और वो डिस्किट उसके एब्जॉर्ब करने के बाद वो मेडिसिन बन जाएगी जो उसने उसके अंदर डाली है। अब अगर वो किसी को नज़ले ज़ुकाम की बीमारी, नज़ले ज़ुकाम की अगर वो ड्रॉप्स उसके अंदर मेडिसिन उसके ऊपर ड्रॉप कर देता है, तो अब वो आपकी जो डिस्किट्स हैं, जो एक सिंपल टैबलेट्स थी, वो आपके लिए अब आपकी बन गई नज़ले ज़ुकाम की दवाई। और अगर वो उसके अंदर सपोज किडनी पेशेंट के लिए उसके अंदर बर्बरस विल्गस डाल देता है, तो वो आपकी बन गई गुर्दे की पत्थरी की दवाई। इसी तरह अगर वो उसके अंदर रेस्टॉक्स डाल देता है, तो वो एलर्जी की दवाई, एंड सो ऑन। वो उसके वो होम्यो में बहुत सी मेडिसिन हैं, तो अगर वो उन मेडिसिन को इसके अंदर डाल देता है, तो वो आपकी ये बन जाती हैं। अब इसी तरह से जो डॉक्टर्स हैं या जो आम बायोलॉजिस्ट है, वो क्या करता है, वो यही करता है। सपोज एक बायोलॉजिस्ट है, आपकी बुक के लिहाज से एक बायोलॉजिस्ट चेक करना चाहता है कि डज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस और नॉट। वो देखना चाहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है या नहीं। तो वो क्या करेगा, वो एक ऑपरेटर्स डेवलप करता है। सपोज उसने ये ऑपरेटर्स डेवलप कर लिया,
इसके अंदर उसने पौधा भी खड़ा कर दिया। एक दूसरा प्रोसेस डेवलप कर दिया और उसके अंदर भी उसने पौधा खड़ा कर दिया। दोनों के लिए टेम्परेचर सेम, दोनों के लिए लाइट सेम, दोनों को वाटर सेम, सब चीजें सेम दे रहा है। लेकिन सपोज ये उसका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और ये उसका कंट्रोल ग्रुप है, तो यहां पर वो इस कवर की मदद से क्या कर रहा है, वो यहां पे जो एयर जा रही है उसको मैक्सिमम फिल्टर करके भेज रहा है और कोशिश कर रहा है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को जो है उसकी एंट्री जो है वो बंद कर देता है, जबकि यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी एंट्री ओपन रहती है। अब होगा क्या, अब थोड़ी देर के बाद जब वो एक्सपेरिमेंट्स में से गुजारेगा इसको, तो प्रोसेस से गुजरते हुए वो ये देख लेगा, वो ये समझ जाएगा, वो डाटा इकट्ठा कर लेगा। अगर सपोज यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है तो इसके जो पत्ते हैं वो अपनी ग्रीनरी मेंटेन रखेंगे, अपना सब्ज़पन मेंटेन रखेंगे, और इसके जो पत्ते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता येलोइश होना शुरू हो जाएंगे, जो कि एक वाज़ेह निशानी होगी कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। इसी तरह सपोज एक बेड पर एक पेशेंट है और एक बेड पर एक पेशेंट है, एक पे सी है और एक पे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। दोनों को एसी वाला रूम दिया हुआ है, दोनों को सब कुछ सेम दिया हुआ है, लेकिन जो कंट्रोल ग्रुप को मेडिसिन दी जा रही है उसमें सपोज आपकी मेडिसिन जो है वो है अपना क्यूनिन है सपोज, जिसको हम नेवाक्यून भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसको जो मेडिसिन दी जा रही है वो क्यूनिन है और इसको जो है वो सिंपल डिस्किट्स दी जा रही हैं। यानी एक को वो मेडिसिन दे रहा है और एक को जस्ट सिंपल डिस्किट मतलब सिंपल खाली चीनी की बनी हुई गोलियां दे रहा है, हालांकि कलर सेम है, दोनों सेम जगह पे लेटे हुए हैं। सिर्फ अटेंडेंट जो डॉक्टर का जो अमला है सिर्फ वो, और उसका अपना अटेंडेंट नहीं, जो डॉक्टर का जो अमला है जिसको हम कह सकते हैं कि पैरामेडिकल स्टाफ जो आ रहा है, उसमें से जो स्टाफ जिसकी ड्यूटी लगी हुई है उसको बताया गया है कि ये मेडिसिन ये वाली एक साइड पे कर दी, ये वाली एक साइड पे कर दी, पूरे एहतियात के साथ आपने ये मेडिसिन जो है ये एक पेशेंट को देनी है, दूसरे को भी बिल्कुल सेम टाइम पे सेम कलर की मेडिसिन देनी है। वो यही समझेगा कि दोनों को सेम मेडिसिन दी गई है, लेकिन जिसको मेडिसिन दी जा रही है उसके ऊपर भी हम उसका डाटा चेक करेंगे और जिसको नहीं दी जा रही उसका भी डाटा चेक करेंगे। अब सपोज करें कि जिसको क्यूनिन दी जा रही है वो रिकवर हो गया और जिसको नहीं दी गई वो रिकवर नहीं हुआ। अब इसका मतलब हुआ कि आपके कंट्रोल ग्रुप के अंदर जो चीज़ आपने इस्तेमाल की थी वो इफेक्टिव है और उससे आपका पेशेंट जो है वो रिकवर होना शुरू हो गया है। तो ये है बेटा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। दोबारा रिपीट करता हूँ, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज अ ग्रुप which provided all the experimental condition like light, like temperature, something are conditions, but except one variable being tested। और इसमें मैंने आपसे कहा फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू योर बुक द प्लांट प्रोवाइडेड विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट प्रोवाइडेड एनवायरनमेंट विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अंदर प्रोवाइडेड ऑल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन इंक्लूडिंग वन वेरिएबल बीइंग टेस्टेड। For example, plant provided environment with carbon dioxide to check the process of the photosynthesis। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं, अब आपके पास ये नेक्स्ट टॉपिक बहुत सिंपल है कि एक्सपेरिमेंटेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है that is summarization of results। जी दूसरा लेता हूं, summarization of result।
ये बहुत सिंपल सी बात है। एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास आएगा समराइजेशन, अब देखिए जब हम कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से गुजार लेते हैं तो हमारे पास एक चीज़ बड़ी वाज़ेह आ जाती है कि उसका डाटा इकट्ठा हो जाता है। सपोज जिसको कंट्रोल ग्रुप था उसका डाटा हमने एक टेबल में लिख लिया और जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसका डाटा हमने एक पॉइंट पे लिख लिया। डाटा कैसे लिखा? सपोज हमने कहा जी टेम्परेचर 30 डिग्री 30 डिग्री, सपोज हमने कहा जी अदर थिंग ये डिग्री ये डिग्री ये डिग्री ये डिग्री, हम चार्ज, उसके बाद हमने लिखा जी क्विनिन प्रोवाइडेड नॉट प्रोवाइडेड। अब डाटा आपने लिखना शुरू कर दिया। डाटा को इस तरह से टेबल फॉर्म के अंदर, ग्राफ के अंदर, फ्लो चार्ट के अंदर, किसी भी सूरत में जो साइंटिस्ट जो बायोलॉजिस्ट आपका काम कर रहा है वो इस डाटा को किसी भी सूरत में समराइज करेगा, अपनी एक समरी बनाएगा, अपनी एक कह लें कि उसका एक खाका बनाएगा और उससे वो ये सीखना, वो ये समझेगा कि उसने जो डाटा जो काम किया है वो ये सीखेगा कि ये डाटा जो हमारे पास आया है उसमें उसकी कह लें कि कामयाबी के चांसेस कितने हैं या उसकी नाकामी के चांसेस कितने हैं। डाटा उसको, समरी ऑफ द डाटा जो है वो उसको ये सपोर्ट करता है। अभी तक जो बात हो रही है वो एक इंडिविजुअल साइंटिस्ट की हो रही है, एक इंडिविजुअल बायोलॉजिस्ट की हो रही है। अब समराइजेशन ऑफ रिजल्ट कर ली उसने, उसके बाद नेक्स्ट उसके पास है बिल्कुल सिंपल सा एक स्टेप है, रिपोर्टिंग द रिजल्ट। अब ये एक बड़े लेवल पे बात चली गई कि बायोलॉजिस्ट ने अपना डाटा जो है वो राइट कर लिया। राइट करने के बाद अब बायोलॉजिस्ट के पास ये ऑप्शन है कि वो अपना जो भी लॉ वो जिस पे काम कर रहा है वो उस लॉ को अब दुनिया के बाकी लोगों के सामने, दुनिया के बाकी बायोलॉजिस्ट के सामने सेंड करे ताकि बाकी लोग जो हैं वो भी उसके डाटा को इस्तेमाल करते हुए उन पर अपने एक्सपेरिमेंट्स करें, ताकि एक यूनानिमस जो है वो लॉ जो है वो क्रिएट हो सके। ये नहीं कि एक ही बंदे का लॉ उसने एक बार बता दी और उसके बाद जब वो लॉ एक्सपेरिमेंट में जाए तो सारा का सारा गलत साबित हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। अब इस वक्त दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज है, मतलब पूरी दुनिया का डाटा आप देखें, आप इंग्लैंड में बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, तो एक मिनट में आप यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। ये ग्लोबल विलेज है। तो आपको अपना डाटा भेजना पड़ता है। तो कैसे भेजना है? कहता है बायोलॉजिस्ट आफ्टर द गैदरिंग द डाटा, बायोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस हिज रिजल्ट्स इन मीटिंग्स। वो मीटिंग्स जो साइंटिस्ट या दूसरे लोगों के साथ होती हैं उनके अंदर अपना डाटा शेयर कर सकता है, सेमिनार्स के अंदर शेयर कर सकता है, कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कर सकता है, एंड सो ऑन। वो इंटरनेट पे अपना डाटा जो है वो डायरेक्ट भेज सकता है। वो दुनिया के मुख्तलिफ बायोलॉजिस्ट से ग्रुप्स जो हैं उनको कनेक्ट कर सकता है और उनके अंदर अपना डाटा जो है वो पुट कर सकता है, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो भी उसके डाटा को इस्तेमाल करते हुए अपने एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल करें, ताकि वो ये सीख सकें कि उसका दिया हुआ एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या वर्केबल है या नहीं है। सिर्फ इसका इतना ही काम है। तो एक्सपेरिमेंट डाटा जो है इट वाज टू बी शेयर विद द अदर पर्सन्स फॉर फर्दर डेवलपमेंट टू चेक वेदर द डाटा इज करेक्ट और इनकरेक्ट। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास इसी स्टेप्स में से 2 स्टेप और हैं, और लेकिन अगर हम 9th क्लास की बुक की बात करें तो बुक के अंदर
इससे आगे मलेरिया की एग्जाम्पल शुरू हो जाती है। लेकिन हमें इसके साथ मैं 2 पॉइंट और इसके साथ आज करवा देता हूँ, काइंडली इस पर गौर कीजिएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो बेटा जब डाटा आपके पास इकट्ठा हो जाता है और अगर दुनिया के बाकी साइंटिस्ट भी आपके डाटा के साथ एग्री होने लग जाते हैं, तो एक्सपेरिमेंट के बाद हमने बात की, ये हमारा पहला स्टेप था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब तक हम 6, 7 और 8 स्टेप जो है वो तकरीबन कर चुके हैं। सॉरी, सेम ही है, एक्सपेरिमेंट में लिख दिया था। तो 7 और 8 वो कौन सा था, 5, 6, तो ये आपका हो गया 6, 5, सॉरी ये 6 हो गया, ओके, और ये आपका हो गया 7, सॉरी एक्सपेरिमेंट 2 दफ़ा लिखा होगा ऊपर नीचे। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, और बोर्ड में बहुत ज़्यादा आता है। अब जब डाटा आपके पास पब्लिश हो जाता है तो देन आपकी जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज थ्योरी। कहता है इफ अ हाइपोथेसिस often tested बार बार चेक हो एंड नेवर रिजेक्ट, और रिजेक्ट ना हो रही हो, कभी रिजेक्ट ना हो, फॉर्म थ्योरी, तो ये थ्योरी बन जाती है। इफ हाइपोथेसिस ऑफन टेस्टेड, अगर एक हाइपोथेसिस ऑफन टेस्टेड बार बार चेक हो एंड नेवर रिजेक्ट, और कभी गलत साबित ना हो, तो इट बिकम थ्योरी। अब ये आपका लेवल आ गया थ्योरी का। याद रखिएगा थ्योरी लॉ नहीं होता, क्योंकि थ्योरी को आप दोबारा टेस्टिंग के अमल से फिर गुजारते हैं। अब थ्योरी जब बन जाती है तो थ्योरी, अगर सपोज ये डाटा अगर चंद लोगों में पहुंचा और चंद लोगों ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन जब इन लोगों ने इसको थ्योरी को बनाया तो अब इनका हल्का अहबाब, इनका ताल्लुक और इनके जो रिलेशंस हैं वो दुनिया के इनसे बड़े साइंटिस्ट से या और लोगों से भी हो सकते हैं। अब थ्योरी को दोबारा एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस से गुजारा जाता है। याद रखिएगा थ्योरी जब दोबारा एक्सपेरिमेंट से गुजरती है तो यहां पर 2 सिचुएशंस यहां जहन में होती हैं, एक होती है ट्रू और एक होती है फॉल्स, या एक होती है करेक्ट और एक होती है इनकरेक्ट। अब थ्योरी के ऊपर जब पूरी दुनिया के साइंटिस्ट वो समझ लें कि जब थ्योरी के ऊपर वर्क करते हैं तो वो ये सीखने की कोशिश करते हैं कि डज द थ्योरी इज एक्सेप्टेबल और नॉट, कि थ्योरी आपकी जो है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो इसको हम कहते हैं डाउटफुल अप्रोच, एक शक्को शुबे की अप्रोच, शक्को शुबे की हालत, कि जिसमें यह भी पॉसिबल है कि सब के सब आपसे मुत्तफिक हो जाएं और ये भी पॉसिबल है कि सब के सब आपसे मुत्तफिक ना हो बल्कि उनके रिजल्ट आपको डिनाई कर जाएं। अब अगर तो थ्योरी यहां पर आपकी इनकरेक्ट साबित होती है तो याद रखिएगा आपको सारा प्रोसेस यहां से दोबारा उठाना पड़ेगा। आप दोबारा उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, दोबारा ऑब्जर्वेशन करेंगे। हाइपोथेसिस अगर ये 2 काम नहीं भी करते तो कम से कम आप ऑब्जर्वेशन दोबारा जरूर करेंगे, हाइपोथेसिस जरूर करेंगे, सॉरी हाइपोथेसिस फार्मूलेशन आपकी दोबारा 100% दोबारा बनेगी, डिडक्शन उसकी आपकी दोबारा फुल डिडक्शन बनेगी, फिर आप उसको दोबारा एक्सपेरिमेंट में लाएंगे और उस प्रोसेस से गुजरते हुए दोबारा फिर आप थ्योरी के लेवल तक आ जाएंगे। अगर आपकी इनकरेक्ट होती है थ्योरी तो आपकी थ्योरी जो है वो रिफ्यूट, वो आपकी कह लें कि फॉल्स हो सकती है, और जिसको हमने पढ़ा था, क्या वर्ड था ये, शुड बी फॉल्सिफिएबल, गलत साबित हो सकती है। तो यहां पे ये फॉल्सिफिएबल साइड पे चली गई, ये गलत साबित हुई है। सो आपको पूरा जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हैं वो दोबारा राइट करना पड़ेंगी, उनको दोबारा बनाना पड़ेगा। ये है आपकी इनकरेक्ट होने की सूरत में।
अब अगर आपकी थ्योरी इनकरेक्ट नहीं है बल्कि करेक्ट साबित हो गई है, यानी दुनिया के तमाम साइंटिस्ट ने आपकी थ्योरी को करेक्ट साबित कर दिया है, तो इफ अ थ्योरी, अब इसकी एग्जांपल जो है काइंडली लिख लीजिएगा, इसकी एग्जांपल लाजमी लिखा करें। सपोज आपकी एक साइंस की बुक से हम ले लेते हैं बिग बैंग थ्योरी, ये इसकी एग्जांपल दे दें, बिग बैंग थ्योरी। कहता है इफ अ थ्योरी सर्वाइव इन अ डाउटफुल अप्रोच, अगर एक थ्योरी एक शक्को शुबे की जो अप्रोच है, शक्को शुबे की जो जिंदगी है, सर्वाइव, उसके अंदर अपना वजूद बरकरार रखती है। इफ अ थ्योरी सर्वाइव इन अ डाउटफुल अप्रोच, अगर एक थ्योरी जो है वो सर्वाइव कर जाती है किसमें, इन डाउटफुल अप्रोच में, तो देन इट बिकम लॉ, तो फिर थ्योरी क्या बन जाती है, लॉ बन जाती है। याद रखें, लॉ इज अ इररिफ्यूटेबल थ्योरी। लॉ जो है वो एक नाकाबिले तरदीद थ्योरी होती है, यानी जब लॉ बन जाता है तो फिर पूरी दुनिया उस लॉ पर मुत्तफिक हो जाती है और फिर उसको आप रिजेक्ट नहीं करते। हत्ता कि अगर सपोज आज से 200 साल पहले या 100 साल पहले एक लॉ बन गया, आज के जदीद इंस्ट्रूमेंट्स ने उस लॉ को गलत साबित कर दिया, तो आप उस लॉ को, लॉ ही रहेगा, बुक्स में उसको लॉ को ही पढ़ाया जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके बाद जो डेवलप्ड लॉ है उसको भी आपकी बुक में शामिल कर दिया जाता है, ताकि आपको पुरानी हिस्ट्री का भी नॉलेज मेंटेन रहे और न्यू नॉलेज जो है वो भी आपके पास आ जाए। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। इस लेवल तक पहुँचते पहुँचते अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं और हम यहाँ पे लॉ तक जो है वो अपना लेवल कंप्लीट कर चुके हैं। याद रखिएगा, इसमें से एक एमसीक्यूज था कि लॉ इज़ अ इररिफ्यूटेबल थ्योरी, ये एक एमसीक्यूज था। एक एमसीक्यू डिडक्शन की आखिरी लाइन, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन की आखिरी लाइन में है, तो उसमें है साइंटिस्ट यूज ऑब्जर्वेशन, ये एक लाइन है आखिर में, एक एमसीक्यूज ये है इसके अंदर। उसके बाद इफ एंड देन लॉजिक यूज इन, तो डिडक्शन इसका आंसर है, ये एक ये एमसीक्यूज है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो थ्योरी और लॉ, ये दोनों जो हैं ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। उसके बाद ये जो है ये तीनों कंडीशन ये कभी कभी आ जाती हैं। उसके बाद जो बाकी से पीछे थे डिडक्शन, उसकी डेफिनेशन वो भी शॉर्ट क्वेश्चन था, वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा हाइपोथेसिस की पूरी डिडक्शन आपको बता चुका हूँ। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप आपको मैंने लिखवा दिया। तो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक पहुँचते, अगर इन तमाम लेक्चर्स में से इस पूरे प्रॉब्लम पॉइंट से अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोबारा गुजारिश करूँगा इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रिसेंट इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स।